नमस्कार, सुप्रभात। सुबह 7 बजे तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। चुनाव के लिए पार्टियों को सरकारी मदद पर अमल मुश्किल। कानून मंत्री ने ईवीएम पर आरोपों को बताया बेबुनियाद। असंतुष्ट विपक्ष का वॉकआउट। किसान कर्ज माफी पर भेदभाव नहीं करेगा केंद्र। वित्त मंत्री का राज्यसभा में आश्वासन। अपनी ओर से मदद के लिए राज्यों को पूरी छूट। पिछड़े वर्गों के लिए बनेगा नया संवैधानिक आयोग। कैबिनेट की मुहर। केंद्रीय सूची में बदलाव के लिए लेनी होगी संसद की मंजूरी। उत्तराखंड में मंत्रियों में विभाग का बंटवारा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत रखेंगे गृह और लोक निर्माण समेत 40 विभाग। सतपाल महाराज को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। यशपाल आर्य के जिम्मे परिवहन और समाज कल्याण मंत्रालय। और भूमध्य सागर में लीबिया तट के पास करीब 250 प्रवासियों के डूबने की आशंका। इटली कोस्ट गार्ड ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की। 2 नौकाओं में सवार होकर यूरोप जा रहे थे प्रवासी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चुनाव में ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल पूरी तरह सुरक्षित है और विपक्ष को इस पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। उन्होंने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की हिमायत करते हुए कहा कि चुनाव में स्टेट फंडिंग पर अमल करना बेहद मुश्किल है। चुनाव सुधार पर चली लंबी चर्चा में विपक्ष ने सबसे ज्यादा सवाल ईवीएम पर पूछे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव में हार जीत जनता तय करती है और इसमें ईवीएम की कोई भूमिका नहीं होती। हम बिहार हार गए, शरद जी आप जीत गए। हम दिल्ली भी हार गए, लेकिन जिस समय माननीय नीतीश कुमार जीत रहे थे आपके कंधे और लालू जी के कंधे पर, तो उस समय क्या ईवीएम ठीक था और आज खराब हो गया? इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से ईवीएम मशीन और उपकरण सिर्फ देश के 4 पीएसयू में बनते हैं और वीवीपीएटी मशीनों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। उन्होंने ईवीएम की खूबियां भी गिनाई। मंत्री के जवाब पर कई सांसदों ने स्पष्टीकरण भी मांगे। विपक्ष ने सुझाव दिया कि गुजरात और हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव अब पूरी तरह वीवीपीएटी से कराए जाने चाहिए। 2014 के इलेक्शन से लेकर आज तक 3 साल हुए, आपने पैसा बंद कर दिया। फेज मैनर में आएंगी कहां मशीन्स? पूरे इलेक्शंस के लिए मशीन कहां से आए? आज पूरा उत्तर प्रदेश, आप बार बार कह रहे हैं कि मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया, इसलिए उत्तर की प्रदेश की जनता आज ठगा महसूस कर रही है। जिसने वोट डाला है उसको लग रहा है कि हमारा वोट कहां गया, डाला कहां था और गया कहां है। जो मीडिया है उसके मामले में जो हालात है, पेड न्यूज से लेकर के हर तरह की, इसके मामले में कोई पूरी ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके मीडिया के लोगों को भी बुला लीजिए आप। सरकार की ओर से जवाब में साफ किया गया कि देश में एक साथ चुनाव पर बहस जरूरी है और आम सहमति बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि ईवीएम पर सरकार के जवाब से कई दल असंतुष्ट दिखे और इसी के चलते कांग्रेस, बीएसपी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट भी किया। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि केंद्र किसानों की कर्ज माफी को लेकर राज्यों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्यसभा में आम बजट पर कल चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने का दावा किया। सरकार बनती है। आम बजट पर गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा का जवाब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया। उन्होंने नोटबंदी के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। एक बहुत बड़ा झटका जो ये शैडो इकोनॉमी थी उसको लगा है और आने वाले कल में इस पूरे डिजिटाइजेशन के अभियान से फॉर्मल इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा। ये आपने ठीक कहा कि इनफॉर्मल इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स हैं जहां कुछ समय तकलीफ आएगी, लेकिन वो इनफॉर्मल इकोनॉमी धीरे धीरे फॉर्मल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होगी। उन्होंने जीएसटी पर सहयोग के लिए सभी राज्य सरकारों की तारीफ की। साथ ही जीएसटी से देश को होने वाले फायदे का जिक्र भी किया। हर एसएससी को 4 से लेकर 8 तक
असेसिंग अथॉरिटीज के सामने हर साल जाना पड़ता है। आज उस असेसी को केवल एक टैक्स लगेगा और एक अथॉरिटी के साथ उसका इंटरफेस होगा। वित्त मंत्री ने किसानों के कर्ज पर किसी एक राज्य को मदद देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि राज्यों से कोई भेदभाव नहीं होगा। हालांकि राज्य चाहे तो वो अपने संसाधनों से किसानों की मदद कर सकते हैं। कई प्रकार की सहायता देते हैं, वो देते रहेंगे। किसी राज्य के पास अपनी क्षमता होती है अपने साधनों से और वो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, वो उस राज्य को उसके लिए अपने साधन ढूंढने पड़ेंगे। ये परिस्थिति नहीं आएगी कि केंद्र एक राज्य की सहायता करेगा और दूसरे की नहीं करेगा। राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2017 और विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2017 को भी विचार के बाद लौटा दिया गया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित 10 राज्यों के लिए 5021 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। इन 10 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। गुरुवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल के प्रस्तावों पर इन राज्यों को मदद देने की मंजूरी दी। इस दल ने बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने, ओलावृष्टि, चक्रवात और सूखा प्रभावित राज्यों का दौरा किया था। समिति ने अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर दिए गए प्रस्तावों की जांच करने के बाद ये मंजूरी दी है। कुल 5020 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है, जिसमें से 4979 करोड़ 97 लाख रुपए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से दिए गए हैं। बाकी के 40 करोड़ 67 लाख रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से दिए गए हैं। केंद्र सरकार गेहूं पर आयात शुल्क फिर लगाने पर विचार कर रही है, ताकि देश में फसल के बम्पर उत्पादन के बाद किसानों के हितों की सुरक्षा की जा सके। राज्यसभा में तमाम दलों के सांसदों ने सरकार से आयात शुल्क फिर से लगाने की अपील की। इस बार गेहूं का पैदावार। राज्यसभा में खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि बीते कुछ सालों में गेहूं की फसलों को नुकसान के मद्देनजर सरकार ने आयात शुल्क चरणबद्ध तरीके से हटाया था। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इसे फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। उन्होंने एहतियातन इस मामले पर जल्दबाजी नहीं करने की बात कही। उन्होंने जानकारी दी कि इस साल करीब 966 लाख टन फसल की पैदावार हुई है और 65 लाख टन का भंडार पहले से ही है। हम लोग सिर्फ वेट कर रहे थे कि अभी आप मार्केट में आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कभी बारिश हो जाए, कभी ओला पड़ जाए और फिर संकट आ जाए। इसलिए जो है, जो आपने कहा है इंपोर्ट ड्यूटी क्या कहते हैं बढ़ाने का मामला, वो सरकार के विचाराधीन है और तुरंत हम लोग निर्णय ले रहे हैं। इससे पहले शून्यकाल में समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव समेत कई सांसदों ने आयात शुल्क हटाने से किसानों को नुकसान होने का मुद्दा उठाया। विपक्षी सांसदों ने आयात शुल्क हटाने के सरकार के फैसले की निंदा की। इन सांसदों का कहना है कि ये फैसला किसान विरोधी होने के साथ ही देश हित में नहीं है। गुजरात और मध्य प्रदेश में किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो 1625 रखा है, उससे बहुत कम दाम पर अपना गेहूं बेचने को विवश है। इसकी वजह से सिर्फ महाराष्ट्र में 119 किसानों ने आत्महत्या की है। कई प्रदेशों में जो आत्महत्या की है, उसका एक बात है, पैदावार अच्छी है, बरसात अच्छी है, इसलिए मैं इस बात से सहमत हूँ और तत्काल सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी हटाना चाहिए। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश है। पिछले साल बाजार में गेहूं के बेतहाशा बढ़े दामों के मद्देनजर सरकार ने गेहूं पर लग रहे 25% आयात शुल्क को सितंबर 2016 में घटाकर 10% कर दिया था। पिछले साल दिसंबर में गेहूं पर लगा 10% का आयात शुल्क हटा लिया गया था। तब से करीब 55 लाख टन गेहूं आयात किया जा चुका है। किसानों को आशंका है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो उन्हें कटाई के लिए तैयार खड़ी गेहूं की फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जनता के पैसे खर्च करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। राज्यसभा में वित्त मंत्री का ये बयान पूर्व सांसदों को पेंशन और भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आया। वहीं विपक्षी सदस्यों ने भी कहा कि संविधान में विधायिका और न्यायपालिका के अधिकार स्पष्ट है। वित्त मंत्री ने कहा कि सिर्फ संसद ही ये तय कर सकती है कि जनता का पैसा कैसे खर्च किया जाए। ये अधिकार दूसरे संस्थानों के पास नहीं है।
उन्होंने कहा कि संसद ही तय करेगी कि पूर्व सांसदों को कितनी पेंशन मिलेगी। And therefore, Parliament is the one and only authority that determines how public funds are to be spent. And this is an authority of Parliament that no other institution really can exercise that power. It's only Parliament which can exercise that power. वित्त मंत्री का ये बयान पूर्व सांसदों के वेतन और भत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आया। विपक्षी सदस्यों ने भी टिप्पणी पर आपत्ति जताई। Sir, when a Supreme Court judge says 80% of ex-MPs are crorepati's, I think this is a very serious issue, sir. And with the greatest of respect, I have to say that this is an astonishing statement to come from the highest in the land, and which is one of the pillars of the democracy that you spoke about. पूर्व एमपी के वेतन भत्ते सुविधा आदि पर भी अब पेंशन आदि पे रेलवे की अरे कोई डिसीजन नहीं है, क्या बोलते हैं? किमन होने का गवर्नमेंट को नोटिस हो गई, 4 हफ्ते में गवर्नमेंट को जवाब देना है। ये तो हमारे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग खजाना लूटे ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसदों के वेतन और भत्तों पर बुधवार को केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोर्ट ने लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को भी नोटिस भेजा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भरोसा दिलाया है कि H1B वीजा के मामले में भारतीय IT इंजीनियरों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने राज्यसभा को कहा कि सरकार भारतीय नागरिकों और IT क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए गंभीर है और इस मामले में शीर्ष स्तर पर अमेरिका से बातचीत कर रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन के कदमों पर नजर रखी जा रही है। सदस्यों की चिंता पर विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस में H1 वीजा और L1 वीजा से जुड़े 4 विधेयक पेश किए गए हैं, लेकिन ये अभी तक पारित नहीं हुए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि राजनयिक स्तर पर पूरी कोशिश की जा रही है कि ये विधेयक पारित न हो। जहां तक H1B और L1 वीजा का सवाल है, हम लोग इसमें लगे हुए हैं, बातचीत लगातार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से भारतीय IT इंडस्ट्री और यहाँ के प्रोफेशनल्स का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। और हम उन्हें ये कह रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो आपकी नौकरियां नहीं ले रहे, वो आपकी अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि अमेरिका ने भारत को 271 लोगों की एक सूची दी है। अमेरिका का दावा है कि ये उनके यहाँ अवैध रूप से रह रहे भारतीय हैं। विदेश मंत्री ने दावा किया कि सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया और अमेरिका से ज्यादा ब्यौरे की मांग की गई है। जो हमें लिस्ट दी गई है वो केवल 271 लोगों की दी गई है, लेकिन उस 271 की लिस्ट भी हमने मानी नहीं। हमने कहा हमें डिटेल्स दीजिए, हम उनकी राष्ट्रीयता की जांच करेंगे, उसके बाद उनको डिपोर्टेशन के लिए हम लोग इमरजेंसी सर्टिफिकेट देंगे। विदेश मंत्री ने कई सदस्यों की इस चिंता को खारिज किया कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका की नीतियों में बदलाव आया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने अन्ना द्रमुक के दोनों गुटों को नया चुनाव निशान दिया है। पार्टी चुनाव निशान जब्त होने के बाद शशिकला गुट को टोपी चुनाव चिन्ह और पनीरसेल्वम गुट को बिजली का खंबा निशान मिला है। वहीं चेन्नई की आरके नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज कई अहम उम्मीदवारों ने कल नामांकन किया। अन्ना द्रमुक का चुनाव चिन्ह जब्त होने के बाद पार्टी के दोनों गुटों को चुनाव आयोग ने नया नाम और चुनाव चिन्ह दिया है। वीके शशिकला की अगुवाई वाला गुट अन्ना द्रमुक अम्मा पार्टी के नाम से चुनाव लड़ेगा। पार्टी ने चुनाव चिन्ह के लिए टोपी का चयन किया है। ओ पन्नीर सेल्वम धड़ा अन्ना द्रमुक पुरातची थलावई अम्मा के नाम से मैदान में उतरेगा। इस गुट ने बिजली का खंबा चुनाव चिन्ह लिया है। This is a temporary phenomena which we are facing now. In that they are given the hat symbol has given. The hat symbol is a temporary thing. 2 leaves is our symbol. Soon, when they are here next year is going to take place on 17th April. At that time, the truth will come. We will restore the glory of 2 leaves symbol very soon. We are trying legal measures, constitutional measures in order to get this reprocessed. EC has given time till 17th of April to submit more affidavits. अन्ना द्रमुक के दोनों गुटों ने पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा जताते हुए चुनाव आयोग में याचिका दी थी। इस पर बुधवार को पूरे दिन सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद आयोग ने कहा कि दोनों गुटों के दावे पर फैसले के लिए अभी वक्त कम है। इसके बाद आयोग ने नाम और चुनाव चिन्ह जब्त करने का आदेश दिया। डीएमके ने इस फैसले का स्वागत किया है। It's a welcome decision by the Election Commission. It sends a message that
anything illegal will backfire. I would say yes, it is advantageous to the DMK party. उधर आर के नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन था। शशिकला गुट की तरफ से पार्टी के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने नामांकन किया। पन्नीर सेल्वम गुट के उम्मीदवार ई मधुसूदनन ने भी पर्चा दाखिल किया। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार जी अमारन ने भी पर्चा भरा। जय ललिता की भतीजी दीपा जया कुमार ने भी नामांकन किया। डीएमके उम्मीदवार एम गणेशन ने बुधवार को नामांकन किया था। जय ललिता के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई है। यहाँ मतदान 12 अप्रैल को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर पी धनपाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कल गिर गया। डीएमके के इस प्रस्ताव के खिलाफ 122 वोट पड़े, वहीं पक्ष में 97 वोट पड़े। डिप्टी स्पीकर पीवी जयरामन ने इसकी घोषणा की। इससे पहले डिप्टी स्पीकर ने 2 बार ध्वनि मत से प्रस्ताव खारिज करने की घोषणा की, लेकिन डीएमके ने मत विभाजन की मांग की। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में डीएमके के अलावा कांग्रेस और आईयूएमएल ने भी वोट किया। वोटिंग के दौरान पन्नीर सेल्वम गुट के विधायक मौजूद नहीं थे। वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर कर्नाटक में आंगनबाड़ी कर्मियों का कई दिन से प्रदर्शन चल रहा है। संसद में कांग्रेस और दूसरे दलों ने केंद्र से इस मामले में राज्यों को मदद देने की मांग की है। संसद के दोनों सदनों में कर्नाटक में आंगनबाड़ी कर्मियों के प्रदर्शन का मामला उठा। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद केसी राममूर्ति ने केंद्र से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने के लिए राज्य की मदद करने की मांग की। State government is finding it extremely difficult to meet the additional expenditure. Sir, as I said before, Anganwadi workers and helpers on the streets demanding a hike in salary to 12,000 from the existing 7,000. I am totally with them as the demand is genuine and should be considered. लोकसभा में सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाने और खाली पड़े पदों को भरने का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की ओर से दी जाने वाली राशि में कटौती की गई है। ये गवर्नमेंट आने के बाद उसको रिड्यूस करके 60% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 40% स्टेट गवर्नमेंट। इससे ये बोझा हो गया है और स्टेट बजट पे ये बहुत बड़ा भारी उनके ऊपर संकट आया है। सरकार ने इस मामले में कहा कि केंद्र पर आरोप लगाने की जगह कर्नाटक सरकार को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का एक जन आंदोलन चल रहा है, वहां के प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को और हेल्पर्स को जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं। इसके कारण वहां आंदोलन चल रहा है। कर्नाटक में पिछले 4 दिनों से वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कर्मी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हजारों आंगनवाड़ी कर्मी बच्चों समेत धरना दे रही हैं। ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಬರಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ವೋಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಉಮಾಶ್ರೀ ಬರ್ತಾರೆ, ಉಮಾಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। कर्नाटक में आंगनबाड़ी कर्मी वेतनमान 7,000 से बढ़ाकर 10,000 करने की मांग कर रही हैं। राज्य सरकार की दलील है कि इस योजना में केंद्र पहले 90% राशि वहन करती थी, लेकिन अब केंद्र की हिस्सेदारी घटाकर 60% कर दी गई है। इससे राज्यों पर अनावश्यक बोझ बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़े फैसले के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनाने का फैसला लिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग NSEBC के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस आयोग को संवैधानिक संस्था का दर्जा मिलेगा और इसके लिए सरकार अनुच्छेद 338B को जोड़ने के लिए संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश करेगी। संविधान में अनुच्छेद 342A भी जोड़ा जाएगा, जिससे ओबीसी की केंद्रीय सूची में जातियों को शामिल करने या बाहर निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए अनुच्छेद 366 में नया खंड 26C भी जोड़ा जाएगा। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के एयर इंडिया के कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में FIR दर्ज हो गई है। एयर इंडिया कर्मचारी सुकुमार ने बताया कि शिवसेना सांसद ने सीट को लेकर बहस और मारपीट की। एयर इंडिया ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जांच टीम का गठन कर दिया गया है। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने इस घटना की निंदा की। सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने मीडिया के सामने मारपीट कबूल की है। शिवसेना ने संसद से जवाब
सांसद से जवाब भी मांगा है। Physical assault is not a thing which any democratic person of any political party will encourage. And any physical assault will always be condemned. एयर इंडिया वाले के कर्मचारी को मैंने मारा है, उसको कंप्लेन करवाएं, करने दो, मैं जवाब दूंगा। शपथ ग्रहण के 5 दिन बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंत्रिपरिषद के कामकाज का बंटवारा कर दिया है। गुरुवार देर शाम मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंपी। गृह, ऊर्जा, स्वास्थ्य और लोक निर्माण जैसे अहम विभागों समेत मुख्यमंत्री ने अपने पास 40 विभाग रखे हैं। प्रदेश के चौबट्टा खाल से विधायक सतपाल महाराज को सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय सौंपे गए हैं। पिथौरागढ़ से विधायक प्रकाश पंत को संसदीय कार्य, वित्त, उत्पादन, वाणिज्यिक और मनोरंजन का आबकारी विभाग दिए गए हैं। कोटद्वार से विधायक और कद्दावर नेता हरक सिंह रावत को वन और वन्य जीव, श्रम, आयुष मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए यशपाल आर्य को परिवहन, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण मंत्रालय मिला है। हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक शहरी विकास, जनगणना, आवास और निर्वाचन मंत्री बनाए गए हैं। गदरपुर से लगातार चौथी बार विधायक अरविंद पांडे को विद्यालयी शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और पंचायती राज के विभाग दिए गए हैं। सुबोध उनियाल को कृषि, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा और रेशम विकास का मंत्रालय मिला है। राज्य मंत्री रेखा आर्य महिला कल्याण और बाल विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन मंत्री बनाई गई हैं। राज्य मंत्री धन सिंह रावत को सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास विभाग सौंपे गए हैं। बीजेपी विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। अग्रवाल को कल इस पद के लिए निर्विरोध चुना गया था। किसी भी विधायक ने उनके खिलाफ नामांकन नहीं किया। 56 साल के अग्रवाल तीसरी बार ऋषिकेश से विधायक बने हैं। कश्मीर पर पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित के बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी टिप्पणियां राजनयिक गरिमा के अनुरूप नहीं है और ये देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप के बराबर हैं। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को नसीहत दी कि वो अपनी धरती से आतंकवाद के खतरे का समाधान करें, जिससे दूर देशों के साथ उनके संबंध खराब हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि उनके बयान सरासर अनुचित है। गुरुवार को पाकिस्तान दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में अब्दुल बासित ने कश्मीर को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया था। ब्रिटिश संसद के बाहर हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद संसद की कार्रवाई फिर शुरू हो गई। प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद की जड़ों को मजबूत नहीं होने दिया जाएगा। हमले में मारे गए लोगों को दुनिया भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र की बैठक और ब्रिटिश संसद में मौन रखकर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। स्थानीय पुलिस हमले में शामिल लोगों को पकड़ने में जुटी है। बर्मिंघम में कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस ने 8 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। बुधवार को हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल एक शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सुरक्षा बलों ने हमलावर को भी मार गिराया था। आतंकी संगठन आईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली है। The United Nations stands with the people of the United Kingdom, as we do with all those who have suffered from the menace of terrorism around the world. Our thoughts are with the victims and their families. भूमध्य सागर में नाव डूबने से करीब 250 अफ्रीकी प्रवासियों के मारे जाने की आशंका है। ये प्रवासी 2 नौकाओं में सवार होकर यूरोप जा रहे थे। समुद्र में लीबिया तट से 15 मील दूर 5 शवों को बरामद किया गया है। स्पेन के प्रोएक्टिवा ओपन आर्म्स नाम के एक सहायता दल ने जानकारी दी है। इटली कोस्ट गार्ड ने भी 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। डूबकर मारे गए अफ्रीकी लोगों की उम्र 16 से 25 साल के बीच है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। पिछले साल भी नाव डूबने की घटनाओं में 5000 प्रवासियों की मौत हो गई थी। ये लोग यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल एमिटी लॉ कॉलेज के छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2016 पर चर्चा की गई। छात्रों के मुताबिक इस कानून ने समलैंगिकों के समाज में दर्जा दिलाया है, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की गुंजाइश है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद की याचिका समिति के सामने इन सुझावों को
रखा जा सकता है। महिलाओं के मुद्दे पर बेहतरीन पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को कल दिल्ली में सम्मानित किया गया। लाडली मीडिया अवार्ड में कई पत्रकारों को उनकी रिपोर्ट के लिए पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर कई मशहूर हस्तियां मौजूद थीं। लाडली मीडिया अवार्ड की शुरुआत 2007 में हुई थी। तब से हर साल ये अवार्ड पॉपुलेशन फर्स्ट नाम के गैर सरकारी संस्था मीडिया कर्मियों को देती है। अवार्ड देने का मकसद महिलाओं के मुद्दों को मीडिया में बढ़ावा देना है। अब बात करेंगे क्रिकेट की। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला कल धर्मशाला में खेला जाएगा, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने नेट प्रैक्टिस नहीं की। गुरुवार को प्रैक्टिस के दौरान कोहली मैदान पर तो आए, लेकिन नेट पर बल्लेबाजी नहीं की। कोहली को रांची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में फील्डिंग के दौरान चोट लगी थी। ऐसे में कवर के तौर पर मुंबई के युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को बुलाया गया है। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में दोनों टीम 1-1 से बराबरी पर हैं, जबकि दोनों के बीच एक टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। और अब आखिर में हेडलाइंस। चुनाव के लिए पार्टियों को सरकारी मदद पर अमल मुश्किल। कानून मंत्री ने ईवीएम पर आरोपों को बताया बेबुनियाद। असंतुष्ट विपक्ष का वॉकआउट। किसान कर्ज माफी पर भेदभाव नहीं करेगा केंद्र। वित्त मंत्री का राज्यसभा में आश्वासन। अपनी ओर से मदद के लिए राज्य को पूरी छूट। पिछड़ा वर्गों के लिए बनेगा नया संवैधानिक आयोग। कैबिनेट की मुहर। केंद्रीय सूची में बदलाव के लिए लेनी होगी संसद की मंजूरी। उत्तराखंड में मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत रखेंगे गृह और लोक निर्माण समेत 40 विभाग। सतपाल महाराज को बाढ़ नियंत्रण और पर्यटन। यशपाल आर्य के जिम्मे परिवहन और समाज कल्याण मंत्रालय। भूमध्य सागर में लीबिया तट के पास करीब 250 प्रवासियों की डूबने की आशंका। इटली कोस्ट गार्ड ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की। 2 नौकाओं में सवार होकर जा रहे थे यूरोप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए विशेष। नमस्कार।